बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है अभी ये, और लेक्चर नंबर 5 प्रीवियस लेक्चर से हम बात स्टार्ट की थी हमने टेंशन इन अ स्ट्रिंग की, कि किसी स्ट्रिंग, धागे, किसी वायर या रोप, रस्सी में जो स्ट्रेचनेस आती है जब हम उसके ऊपर कोई लोड अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस स्ट्रेचनेस को क्या कहते हैं? टेंशन। तो वो उसके रिलेटेड जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था अपना, तो ये कुछ क्वेश्चन भी आपको करवाए थे। व्हाट डू यू नो अबाउट टेंशन इन स्ट्रिंग, तो इसका दूसरे एक और रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसका आंसर भी आपको बताया था। टेंशन जो है वो स्ट्रेचिंग फोर्स होती है, टेंशन एक फोर्स है तो जो किसी स्ट्रिंग, रोप या वायर में आती है जब आप उसको एक्सटर्नली पुल करते हैं किसी लोड से या फोर्स के थ्रू। तो फिर उसके बाद ये टेंशन का पहला केस जो था कि अगर किसी ब्लॉक के साथ एक वेट जो है वो हैंग हुआ हो, तो वो उस ब्लॉक जो है वो किसी रोप के साथ हैंग हुआ हो, तो वो अपने वेट के बिहाफ पर उस रोप के अंदर, उस स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन क्रिएट करेगा और कितनी उस रोप या स्ट्रिंग के अंदर एक्सेलरेशन होगी, तो वो हमने फाइंड करनी थी। तो उसका ये केस नंबर 1 था, जिसका आपको बताया था कि इस केस में जितना इस चीज़ का वेट होगा उतनी उसमें स्ट्रिंग में टेंशन होगी, और इस सूरत में क्योंकि ये वेट भी रुका होगा, स्ट्रिंग भी रुका हुआ होगा, तो इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। तो ये आपका पहला केस था, जिसका आंसर आपको बुक से भी बताया था कि ये आपके सामने है, कि ये इसका पहला केस था। ये सब जो अपने होमवर्क कॉपी में भी इसको नोट डाउन करना था। तो अब टेंशन का जो अगला केस है, केस नंबर 2 और केस नंबर 3, वो हमारा आज का लेक्चर नंबर 6 है। तो टेंशन केस नंबर 2 में कहते हैं टेंशन एंड एक्सेलरेशन फाइंड करें कब? When there is a vertical motion of two bodies attached to the ends of a string। एक स्ट्रिंग है, वो पास हो रहा है एक फ्रिक्शन लेस पुली के ऊपर से, उसके साथ दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का नाम A है, एक का नाम B है, और दोनों का मैस इक्विवेलेंट नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो एक मूव करेगा तो दूसरा भी उसके साथ मूव करेगा। तो इस सूरत में जो है उस स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन आएगी और कितना जो है वो उसमें एक्सेलरेशन आएगी, ये हमने जो है वो आज का टॉपिक है, जो हमने ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। टेंशन का भी रिलेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन का भी इस केस में हमने रिलेशन फाइंड करना है। ये आपका केस नंबर 2 है, जो बुक के अंदर भी मेंशन हुआ है, मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ। ये आपके पास है, वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग दैट पास ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। तो ये बुक के अंदर भी ये सारा टॉपिक है। तो लेकिन सिर्फ ये है कि यहाँ पर कुछ स्टेप्स मिसिंग है, डेरिवेशन के जो है वो सिंप्लीफिकेशन के कुछ स्टेप मिसिंग है, तो इस वजह से मैं आपको वहाँ से जो है वो इसको करा देता हूँ। सबसे पहले आपने स्टार्ट में ये चीज़ मेंशन करनी है कि दो बॉडीज़ हैं आपकी, जो आपको डायग्राम में दिखाई है, ए और बी। दोनों का मैस इक्वल नहीं है, एक का मैस m1, दूसरे का मैस m2 है। द टू बॉडीज आर अटैच टू द ऑपोजिट एंड्स ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ये सब चीज़ें आपने केसेस शुरू में मेंशन करनी है, सारी डिटेल उस डायग्राम की डिटेल मेंशन करनी है। दो बॉडीज हैं ए और बी, दोनों, एक का मैस m1, दूसरे का मैस m2 है। ए वाली बॉडी का मैस m1 है, बी वाली बॉडी का मैस m2 है। डायग्राम आपके जहन में होनी चाहिए, ये आपके सामने डायग्राम है। डायग्राम के अंदर ये ए वाली बॉडी, इसका मैस m1 है, इसका वेट क्या होगा? m1g। ये बी वाली बॉडी है, इसका वेट मैस m2, उसका वेट m2g होगा। अब इसका हमने सपोज किया हुआ है कि m1 का मैस ज़्यादा है, ये नीचे की तरफ मूव करेगा अपने वेट के बिहाफ पर, तो ऑब्वियसली फिर उसको ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा। जब ये नीचे की तरफ वेट मूव करेगा तो इसमें एक्सेलरेशन किधर होगी? डाउनवर्ड। उसमें एक्सेलरेशन कहाँ होगी? अपवर्ड, क्योंकि वो तो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अलबत्ता जो स्ट्रिंग है वो तो दोनों को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए उसमें टेंशन की डायरेक्शन दोनों में सेम होगी, और वो कहाँ होगी? अपवर्ड। तो वेट की डायरेक्शन दोनों की कहाँ होगी? ऑब्वियसली डाउनवर्ड, क्योंकि वेट हमेशा डाउनवर्ड टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ ही कर रहा होता है।
लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ पर ऊपर की तरफ मूव करेगा और वहाँ पर नीचे की तरफ मूव करेगा, इसलिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दोनों में एक जैसी नहीं होगी। तो ये आपने मेंशन करना है, कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ अनइक्वल masses m1 and m2 respectively, the two bodies are attached to the opposite ends of an inextensible string, मतलब स्ट्रिंग जो है वो टाइट है, एक्सटेंसिबल नहीं। द स्ट्रिंग पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, ये बात भी आपने मेंशन करनी। मूवमेंट ऑफ बॉडी ए और मूवमेंट ऑफ बॉडी बी डायग्राम आपके माइंड में होनी चाहिए, या आप बुक सामने रख के तो इसको देख सकते हैं लेक्चर को। तो बॉडी ए जो राइट साइड पर थी उसका मैस क्योंकि ग्रेटर है तो वो डाउनवर्ड मूव करेगा और उसकी एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड होगी, और एक्सेलरेशन हमने ए लेट किया है। जबकि बॉडी बी जो है वो जो अदर एंड के ऊपर थी वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, उसकी एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। टेंशन जो है एज द पुली इज फ्रिक्शनलेस हेंस द टेंशन विल बी द सेम, टेंशन जो है वो दोनों में सेम होगी। क्यों? क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है जो दोनों बॉडी से अटैच्ड है, इसलिए जो और एक्सेलरेशन भी दोनों में सेम होगी। जो है वो इस साइड पर जिस एक्सेलरेशन से ये रोप मूव करेगी उस साइड पर भी उसी एक्सेलरेशन से मूव करेगी, और टेंशन भी दोनों साइड पर एक जैसी होगी। ये चीज़ें आपने स्टार्ट में मेंशन करनी है। अब यहाँ से आपका मेन काम स्टार्ट हो जाता है। फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए, जो राइट साइड पे बॉडी थी डाउनवर्ड जो मूव कर रही थी, उस पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और नेट फोर्स उस पर क्या एक्ट होगी, ये आपने इसकी इक्वेशन बनानी है। दूसरी इक्वेशन आपकी बनेगी फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी, एक बॉडी ए के बारे में होगी और दूसरी इक्वेशन आपकी बॉडी बी के बारे में होगी। ये दो इक्वेशन बनेंगी और फिर उसके बाद आपका केस जो है वो इजीली हैंडल हो सकता है, इसलिए अपने बहुत अटेंटिवली देखना है। अब बॉडी ए पे फोर्सेस कौन सी लग रही हैं? बॉडी ए पे फोर्स है एक तो उसकी टेंशन जो कि उसको रोप को ऊपर की तरफ खींचती जा रही है, डायग्राम आप अपने पास रखें। और जो वेट है बॉडी ए का राइट साइड वाली बॉडी का वो किधर एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड। तो इसका मतलब उस पर दो फोर्स एक्ट कर रही हैं। अच्छा, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। अब नेट फोर्स उस पर कितनी होगी? दोनों फोर्सेस क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों फोर्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नेट फोर्स के टॉपिक में ये चीज़ क्लियर की थी कि अगर फोर्सेस एक डायरेक्शन में हो तो ऐड होती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं नेट फोर्स निकालेंगे। तो नेट फोर्स ऑन बॉडी ए इज, अब सब्ट्रैक्ट किस में से किस को करेंगे? क्योंकि बॉडी जा रही है नीचे की तरफ, तो इसका मतलब है कि उसका वेट ज़्यादा है और टेंशन उसमें कम है। ये जो बॉडी को नीचे जा रही है तो इसी वजह से जिस तरफ बॉडी जा रही होती है ऑब्वियसली इस चीज़ को शो कर रही होती है कि इस साइड वाली फोर्स ज़्यादा है, तो वेट वाली फोर्स ज़्यादा है और टेंशन वाली फोर्स कम है। तो हमें जब बॉडी ए के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो नेट फोर्स की, तो उसमें हम वेट माइनस टेंशन करेंगे। वेट कितना था उसका? m1g और टेंशन उसकी थी t, और नेट फोर्स का फार्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू m में। तो इसलिए यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी बॉडी ए के लिए वो क्या बनेगी? m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, क्योंकि आप नेट फोर्स किसकी लिख रहे हैं? बॉडी ए की। अच्छा, नेट फोर्स दोनों की सेम नहीं होगी? नहीं, सेम नहीं होगी। क्यों? एक्सेलरेशन दोनों की सेम है लेकिन मैसेज दोनों के सेम नहीं है, इसलिए नेट फोर्स भी दोनों की सेम नहीं होगी। तो इसलिए इसकी इक्वेशन बनेगी m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। यहाँ पर आपको मे भी जो नीचे सब्सक्रिप्ट लगे हैं वो क्लियरली नज़र ना आ रहे हो, तो आपने इनको हर जगह पर जहाँ जहाँ m लिखा हुआ है उसके साथ m1 नीचे छोटा सा 1 क्लियरली नोट डाउन करना है। अब आती है बारी दूसरी बॉडी बी की। बॉडी बी किधर जा रही थी? ऊपर। अच्छा, उस पर कौन से दो फोर्स एक्ट करी थी? एक उसके ऊपर टेंशन एक्ट करी थी जो उसको ऊपर की तरफ खींच रही थी, एक उसका वेट था जो उसको डाउनवर्ड लेके जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हो रहा क्या था इन द एंड के बॉडी बी जो है वो ऊपर की तरफ ही जा रही थी। इसका मतलब है कि ऊपर जाना उसका साबित कर रहा है, प्रूव कर रहा है कि उसमें टेंशन ज़्यादा है, वेट की निस्बत टेंशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसको ऊपर जाना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पर अगर हम नेट फोर्स फाइंड करेंगे तो हमें टेंशन में से वेट को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों फोर्स अपोजिट हैं तो हमें दोनों को ऑब्वियसली नेट फोर्स निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा। लेकिन किस में से माइनस करेंगे? जो ज़्यादा है। ज़्यादा कौन सा है? टेंशन। तो टेंशन में से वेट माइनस होगा। अब उसका वेट कितना था बी वाली बॉडी का? m2g। तो टी में क्योंकि वेट का फॉर्मूला mg होता है, तो इसलिए जो सेकंड बॉडी बी थी उसका वेट क्या होगा? m2g, क्योंकि उसका मैस m2 से रिप्रेजेंट हो रहा था। तो और नेट फोर्स होती है F इज इक्वल टू m में। तो अब यहाँ पे बॉडी बी के लिए जो नेट फोर्स होगी वो क्या बन जाएगी? m2a। ये नीचे लिखा हुआ है m2a। तो m2a किसकी इक्वल आ जाएगा? t माइनस m2g। तो एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, और दूसरी इक्वेशन आपकी बॉडी ए के लिए बन रही थी वो क्या थी? m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a। ये दो इक्वेशन आपको क्लियरली बोल्ड करके लिखनी है आंसर के अंदर। ये सब कुछ जो लिखवा रहा हूँ दिखा रहा हूँ ये आपने नोट डाउन करना है अपनी होमवर्क कॉपी के अंदर। तो अच्छा,
दो इक्वेशन आपके पास बन गई। अब आपने करना क्या है, दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे रख के डिवाइड करना है। अच्छा, ऊपर नीचे रख के कैसे डिवाइड करना है, जो लेफ्ट साइड है दोनों की वो लेफ्ट साइड के साथ डिवाइड होगी, जो राइट साइड होती है वो राइट साइड के साथ डिवाइड होगी। तो जो सेकंड इक्वेशन थी आपकी t माइनस एम टू जी, वो उसकी लेफ्ट साइड ऊपर लिख दी t माइनस एम टू जी। जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड थी m1g माइनस टी, उसको हमने नीचे लिख दिया। तो और जब राइट साइड थी सेकंड इक्वेशन की m2 है, और जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसकी राइट साइड थी m1 है, उन दोनों को हमने राइट साइड पर डिवाइड कर दिया। a से कट जाएगा। अब इस इक्वेशन में आपको किसी जगह पर a नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आपने ओवरऑल ये ध्यान में रहना चाहिए कि आपने फाइंड क्या करना है टॉपिक में, एक एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, स्ट्रिंग में कितनी होगी, किस एक्सेलरेशन से स्ट्रिंग मूव करने लग जाएगा, और उसमें ओवरऑल कितनी टेंशन होगी, क्योंकि अब चीज़ रुकी भी नहीं है, मूव कर रही है। तो इस केस में टेंशन कितनी होगी, एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो एक्सेलरेशन तो कट गई। तो अब इजीली आप इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके टी फाइंड कर सकते हैं। तो वो इतना डिफिकल्ट काम नहीं है, आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद जो है ना, जो टी वाली टर्म्स हैं, इधर भी एक आएगी, इधर भी टी वाली टर्म होगी, उन टी वाली टर्म्स को एक तरफ कर देना है, जो बगैर टी के होंगी उनको एक तरफ कर देना है। और फिर उसके बाद आपने टी कॉमन लेना है, और जो यहाँ पर m1 प्लस m2 है वहाँ पर जाकर डिवाइड होगा, तो ये टी की फाइनल इक्वेशन बन जाएगी m1g m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। और ये फार्मूला आपको वैसे याद भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ये न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करने होते हैं, तो इनको अपने बोल्ड कर लेना। ये आपके पास क्या निकल आया, टेंशन। अब दूसरी जो हमने फाइंड करनी थी वो क्या थी, एक्सेलरेशन इस केस में कितनी होगी। तो जो पीछे हमारे पास दो इक्वेशंस आई थी, उन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। इक्वेशंस ऐड कैसे होती हैं, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड होती है, इक्वेशन की राइट साइड में राइट साइड ऐड होती है। तो जब इस तरीके से करेंगे तो टी से कट जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, उसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड ऐड की। ये जो है यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ा, दोनों ऐड ही हो रही है, दोनों का सेम पॉजिटिव साइन है। तो इस तरीके से राइट हैंड साइड पे हमने दोनों की राइट हैंड साइड को ऐड कर दिया। टी से यहाँ पर कट जाएगा, पीछे रह जाएगा m1g माइनस m2g। वहाँ पर क्या रह जाएगा, m1a प्लस m2a, उन दोनों में से a कॉमन ले लेंगे, और जो m1 प्लस m2 आएगा वो यहाँ पर आकर डिवाइड होगा, और a की इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई g। तो अगर आप पीछे t की भी इक्वेशन देखें तो उधर भी डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 आ रहा था और ऊपर g आ रहा था, यहाँ पे भी इधर भी डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 आ रहा है और ऊपर g आ रहा है। तो इतना मुश्किल नहीं है इन फार्मूलाज को याद रखना। अब एक चीज़ और जो यहाँ पर उसने कही थी फाइंड करने के लिए, जिसके बारे में मैंने पहले बात नहीं की, तो उसने हेडिंग में बात तो नहीं की थी, लेकिन ओवरऑल उसने इन द एंड उसको फाइंड किया। वो क्या है कि अगर आपको जो इसके हम कहते हैं कि जब कोई चीज़ जो है ना ऊपर से नीचे गिरती है तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। उस चीज़ का अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप इस जो हमने पीछे ये सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है, ये वाला, इसको एटवुड मशीन कहते हैं। इसके ज़रिए से आप वो जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि क्या वो वाकई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है या नहीं आती। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कैसे करेंगे, ये जो ऊपर आपके पास a फाइंड हुआ है, इसी a से आप g की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। m1 प्लस m2 यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, वहाँ एक साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m1 माइनस m2 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे, तो g की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। तो अब इस इक्वेशन में आपको मैसेज तो पता है, तो वो आप पुट कर देंगे, और एक्सेलरेशन जो है वो आपने फाइंड करनी होगी। मतलब किसी भी फर्स्ट इंस्टेंट पर आपने स्पीड नोट करनी है, फिर उसके बाद कोई स्टॉप वॉच यूज़ करके सेकंड इंस्टेंट पर उसकी स्पीड नोट करनी है, और फिर जो है वो आपके पास एक्सेलरेशन फाइंड होगी। तो एक्सेलरेशन से फिर आप जी फाइंड कर सकते हैं। इसको एटवुड मशीन कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ एटवुड मशीन, और आपकी जो है वो बुक के अंदर जो है वो साइड इन्फॉर्मेशन में ये मेंशन हुआ है, इसकी कंप्लीट डिटेल लिखी हुई है कि ये जो पीछे डायग्राम को बताई थी ये एटवुड मशीन की डायग्राम है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो आपने साथ डायग्राम भी बनानी है, और ये कुछ जो लिखा हुआ है ये भी आपने साथ मेंशन करना है कि एटवुड मशीन इस्तेमाल होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी को फाइंड करने के लिए। अच्छा, तो ये आपके पास था केस नंबर 2, जिसमें आपने टेंशन फाइंड की, जिसमें आपने एक्सेलरेशन फाइंड की, और आपने एटवुड मशीन के बारे में डिस्कशन की। तो जो उसके दो मेथड्स हैं, टेंशन फाइंड करने के लिए आपने इक्वेशंस को डिवाइड करना है, और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए इक्वेशन को आपने ऐड करना है। तो वो आपको
याद रहनी चाहिए बातें। और इक्वेशन कैसे बनानी है, नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में हो तो इक्वेशन बनाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। अब जो उसका लास्ट केस है, केस नंबर 3, देखिए एटवुड मशीन का क्वेश्चन जो था मैंने उसका दोबारा से अलग से आंसर प्रॉपर वे में मेंशन कर दिया है, तो आप यहाँ से भी नोट उसको कर लीजिएगा, अपने पेपर में यही मेंशन करना है। अब जो आपका थर्ड केस है इसका टेंशन एंड एक्सेलरेशन फाइंड करने का, वो क्या है कि जब आपके पास दो बॉडीज हों लेकिन दोनों वर्टिकली ना हो, इस तरीके से हो, एक हॉरिजॉन्टल हो टेबल पे पड़ी हो और दूसरी जो है वो वर्टिकली हो, तो और अब टेबल कैसा है, फ्रिक्शन लेस है। यहाँ वर्ड लिखा हुआ बीच में कि ये टेबल जो है ये स्मूथ है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मतलब वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। जब कोई फ्रिक्शन नहीं है तो फिर उसको कोई चीज़ रोकने वाली नहीं होगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो उसको कोई चीज़ रोकने वाली नहीं है कि वो वहाँ पर रुक सके, इसलिए उसका जो मर्जी मैच हो, ये इसमें यहाँ पे कोई इस चीज़ की डिस्कशन नहीं है कि इसका मैच ज़्यादा है या उसका मैच ज़्यादा है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, जो कोई चीज़ रोकने वाली नहीं है, तो इसका जितना भी मैच होगा ये उसको वो मूव करवा लेगा। तो लेकिन बाकी चीज़ें वही हैं, ए वाली बॉडी है वो बॉडी बी है, इसका मैच m1, इसका मैच m1, उसका मैच m2, इसका वेट m1g, उसका वेट m2g। इसके अंदर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगी जबकि उसके अंदर एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल होगी, क्योंकि उसका स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है वहाँ पर। लेकिन क्योंकि स्ट्रिंग एक ही है तो पूरे स्ट्रिंग के अंदर एक्सेलरेशन एक ही होगी, पूरे स्ट्रिंग के अंदर टेंशन भी एक ही होगी। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चीज़ आपको नज़र आ रही होगी वो ये कि ये जो बॉडी बी है तो इसका एक वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और न्यूटन के थर्ड लॉ के तहत से एक्शन रिएक्शन इक्वल होते हैं, तो वेट को अपोज करने अपोजिट रिएक्शन देने के लिए क्या करेगा, टेबल एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले बता चुका हूँ, वो उसको वहाँ से टेबल के थ्रू मिल रही होगी उस ब्लॉक बी को। तो ये इसकी सारी डायग्राम थी जो मैंने भी आपके सामने एक्सप्लेन की है। आपने भी जब इसको आंसर करना है सबसे पहले आपने ये सारी डिटेल के साथ डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मास m1 and m2 रिस्पेक्टिवली अटैच्ड टू द एंड ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एज शोन इन द गिवन फिगर। अच्छा, मैं बोल तेज रहा हूँ इस वजह से क्योंकि आपके पास ये रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, आप इसको बेशक 10 दफ़ा जो है ना वो सुन सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि सर ने तेज से बोला है तो इसका मतलब है सर समझा नहीं पाए या समझाया नहीं है उन्होंने। ये आपके पास जितनी डिटेल थी मैंने बुक से हट के आपको अलग अलग सब कुछ चीज़ें नोट डाउन करके यहाँ पर दिखाई हैं ताकि आपके लिए इसको समझना आसान हो। बुक से आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। यहाँ पर लिख इतना कुछ दिया है कि इसलिए मुझे इतना जो है ना वो डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस वजह से मैं आपको तेज़ बोल रहा हूँ कि लेकिन आप इसको जो है वो एक्सक्यूज़ ना बनाएं कि जी जो है ना वो टॉपिक हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। टॉपिक जो है वो मैंने काफ़ी आसान करके आपके सामने रखा है। अगर आपको चीज़ नहीं समझती आप दोबारा लेक्चर सुन सकते हैं, लेकिन जो है वो अपने पॉजिटिव वे के अंदर इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करना, टाइम अपने वेस्ट नहीं करना, तो जो है वो तभी आपको ऑनवर्ड ये सब चीज़ें ये जब जो 2 चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ये अगर आपके 2 चैप्टर प्रिपेयर हो जाते हैं तो आपको बहुत सारा एडवांटेज हो जाएगा जब आप कॉलेज में आएंगे तो इंशाल्लाह। मूवमेंट ऑफ बॉडी ए और मूवमेंट ऑफ बॉडी ए बी, तो वो आपको बताया है कि बॉडी ए और वर्टिकली थी तो उसने कहाँ जाना था, नीचे, और बॉडी बी ने कहाँ जाना है, हॉरिजॉन्टल। तो वो हमने यहाँ पर भी डिस्कस करना है। मूवमेंट ऑफ बॉडी ए एंड बी, लेट द बॉडी ए मूव डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए सिंस द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल टाइट स्ट्रिंग है, therefore body B also move over the horizontal surface with the same acceleration। दोनों में एक्सेलरेशन सेम होगी। टेंशन कितनी होगी, एज द पुली इज फ्रिक्शनलेस, कि मतलब पुली फ्रिक्शनलेस है इसलिए लेफ्ट पुली के लेफ्ट वाला स्ट्रिंग और राइट वाले स्ट्रिंग में कोई जो है वो एक्सटेंशन अलग अलग नहीं होगी, एक जैसी एक्सटेंशन होगी, जिसकी मतलब टेंशन भी एक ही होगी। हेंस टेंशन टी विल बी द सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग, तो एक ही टेंशन होगी पूरे स्ट्रिंग में और एक ही एक्सेलरेशन होगी जिसको हमने फाइंड करना है। तो मेथड इसका भी पूरे टॉपिक का वही है कि आपको बॉडी ए की नेट फोर्स की इक्वेशन लिखनी है, बॉडी बी की नेट फोर्स की इक्वेशन लिखनी है, साइमल्टेनियस सॉल्व करना है और ए और टी आपने फाइंड कर लेना है। ए मतलब एक्सेलरेशन, टी मतलब टेंशन। अब नेट फोर्स की इक्वेशन लिखने के लिए हम बॉडी ए को स्टडी करते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए, कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही थी बॉडी ए पे, टेंशन उस पर एक्ट कर रही थी ऊपर की तरफ, मैं डायग्राम दिखाता हूँ, टेंशन ऊपर की तरफ और वेट जो है वो उसका डाउनवर्ड था। तो अब इसमें नेट फोर्स कितनी होगी, क्योंकि इसका नीचे जाना बता रहा है कि इसका वेट ज़्यादा है और टेंशन इसमें कम है, तो इसके अंदर जो नेट फोर्स होगी उसमें में फिर वेट में से टेंशन को माइनस करना पड़ेगा, मतलब m1g में से हमें t को माइनस करना पड़ेगा, तो इसकी नेट फोर्स हमारे पास आएगी। तो
m1g माइनस टी, तो नेट फोर्स ऑफ द एक्टिंग ऑन द बॉडी ए। अब नेट फोर्स क्या होती है, F इज इक्वल टू एम ए, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, F इज इक्वल टू m1 ए, क्योंकि आप जिस मैच की बात करें वो m1 वाला है। तो इसलिए नेट फोर्स की इक्वेशन आपकी बॉडी ए के लिए बन जाएगी m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 ए। ये इक्वेशन आपने नोट कर ली, बोल्ड कर लेना है इसको आपने। अब बॉडी बी की बात आती है, तो बॉडी बी में थोड़ा सा टेक्निकल काम है इस दफ़ा। वो क्या है कि बॉडी बी में कितनी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, 3 फोर्सेज, एक डाउनवर्ड उसका वेट, एक उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो टेबल उसको ऊपर की तरफ दे रहा है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है टेंशन की जो उसको राइट साइड पर खींच रही है। ये 3 फोर्सेज उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं, कोई चौथी फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही। वेट उसको डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है उसके ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो उसको टेबल की तरफ मिल रही है, हॉरिजॉन्टल सरफेस से मिल रही है, वो उसको अपवर्ड मिल रही है। टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, बॉडी बी को हॉरिजॉन्टली राइट साइड पर खींच रही थी। ये 3 फोर्सेज हैं। अब क्या होगा कि जो उसका वेट है और जो उसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये दूसरे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इनका कोई रोल नहीं होगा नेट फोर्स में। क्यों? क्योंकि जब चीज़ ना नीचे, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है ना ब्लॉक ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि इन दोनों की के जो वर्टिकल फोर्सेज हैं एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गई हैं। तो अब जो नेट फोर्स होगी वो उसके ऊपर ये थर्ड फोर्स जो रह गई थी टेंशन, वही एक्ट कर रही होगी जो उसको राइट साइड पर मूव करा रही है। वर्टिकल फोर्सेज का इस सूरत में मूवमेंट में कोई रोल नहीं होगा, नेट फोर्स में कोई रोल नहीं होगा। तो इसका मतलब है जो यहाँ मेंशन किया हुआ है, एज बॉडी ए इज मूविंग डाउन, सॉरी, एज बॉडी बी हैज़ नो वर्टिकल मोशन, कोई वर्टिकल मोशन नहीं है, इसलिए उसकी रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्सेज जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, कोई नेट वर्टिकल फोर्स उसकी नहीं होगी। तो टोटल उसकी नेट फोर्स पर कौन सी होगी, वही जो उसकी टेंशन थी जो उसको राइट साइड पर मूव करवा रही थी, उसको अपोज करने वाली फोर्स नहीं थी, वही उसकी नेट फोर्स होगी। नेट फोर्स का फॉर्मूला एम ए होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए क्या होगा, m2 है, क्योंकि हम m2 वाली बॉडी की बात कर रहे हैं। तो इस सूरत में इक्वेशन क्या बनेगी, T इज इक्वल टू m2 है। अब ये केस आपका आसान हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें ये इक्वेशन छोटी है, ये स्मॉल सी इक्वेशन है, इसको आप इजीली डील कर सकते हैं दूसरी इक्वेशन के साथ और ए और टी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया हुआ है। वो क्या है कि एक्सेलरेशन अगर आपने फाइंड करनी है, दोनों इक्वेशन को आप सिंपली ऐड कर लें, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड, राइट साइड में राइट साइड। तो अब इसकी लेफ्ट साइड क्या है, टी, और उस पहली वाली इक्वेशन की लेफ्ट साइड क्या थी, m1g माइनस टी। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे m1g माइनस टी में, उसकी जो सेकंड इक्वेशन उसकी लेफ्ट हैंड साइड t ऐड होगी, t से काट जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड दोनों की, एक m1a थी दूसरे की m2a, वो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास सिंपली a कॉमन आएगा और ये a का इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी अपने दूसरी इक्वेशन आपने निकाली थी t की, तो ये जो आपके पास a की वैल्यू आई है, इसको आप सिंपली जो पीछे आपकी सेकंड इक्वेशन बनी है, इसमें जो t इज इक्वल टू m2a आ रहा है, इस a की जगह पर वो वैल्यू आप पुट कर दें तो t का आपका आंसर बन जाएगा। मतलब a की जो भी वैल्यू आई है उसके साथ जाकर m2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर t का बन जाएगा। तो a की वैल्यू ये थी, तो इस m1 के साथ m2 भी आप लिखा जाएगा, ये वाला जो पीछे लिखी हुई थी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये आपके पास टेंशन निकल आई और ये आपके पास थर्ड केस की एक्सेलरेशन निकल आई। ये आपको कंप्लीट वे में इस तरीके से साफ सा लिखना है और इसको सही तरीके से प्रिपेयर करना है, ताकि जो है वो आपके ये 3 केसेस अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।